नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की गतियों से संबंधित। इसके पहले आपने देखा होगा सूर्य के बारे में चर्चा किए थे, मंदाकिनी की चर्चा किए थे और यहाँ तक कि 8 ग्रहों की विशेषताओं के बारे में आप लोगों से हमने वर्णन किया था। और आज बात करेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज़ों को बहुत कायदे से समझाऊँगा, ठीक है? कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक? आइए देखते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की गतियाँ, मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। आप देखते रहिएगा कहाँ तक दिख रहा है, कहाँ तक नहीं दिख रहा। अच्छा, हाँ, सबसे पहले आपको बता दें कि पृथ्वी में 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं। एक तो होती है खगोलीय गति, जिसे आप बोल सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल मोशन, क्या खगोलीय गति। और दूसरी जो गति होती है उसको बोला जाता है भूगार्भिक गति। क्या बोलते हैं? भूगार्भिक गति, ठीक। और एक तीसरी प्रकार की जो गति होती है उसका नाम क्या है? भौगोलिक गति, ठीक है। क्या बोलते हैं? भौगोलिक गति। ध्यानपूर्वक समझिए, हिंदी अंग्रेजी सब आपको बताएंगे, कहीं कोई आपत्ति नहीं होगी। एक तो है एस्ट्रोनॉमिकल मोशन, और दूसरा ये क्या है? जियोलॉजिकल मोशन, और तीसरा ये क्या है? जियोग्राफिकल मोशन। 3 प्रकार की गतियां हैं और इन्हीं 3 गतियों पर हम लोगों को बात करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो बात करेंगे वो एस्ट्रोनॉमिकल मोशन पर बात करेंगे, पृथ्वी की खगोलीय गति पर बात करेंगे। इस पर बात अभी नहीं करेंगे, मेन इस यहाँ बात करना। देखिएगा, इसमें 2 प्रकार की हम लोग जो है गतियों के बारे में पढ़ते हैं। एक को बोला जाता है क्या? घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन, ठीक। और एक को बोलते हैं क्या? परिक्रमण गति, यानी कि रिवोल्यूशन, ठीक है। ये 2 प्रकार की गतियाँ। जियोग्राफिकल में यानी कि जियोलॉजिकल में बात करें, अगर भूगार्भिक गति में बात करें तो उसमें हम लोग देखते हैं जैसे ये है कोर, उसके बाद है मेंटल, फिर उसके बाद क्या है? अपर पार्ट है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, तो ये क्रस्ट है। और उसके बाद क्या है? मेंटल है। और सबसे नीचे क्या है? तो हम कहेंगे कोर है, ठीक है। इनमें किस प्रकार से कैसे क्या गति होती है इसके बारे में भी हम लोगों को जानना होता है, लेकिन ये जब पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना तब इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इनर पार्ट जब पढ़ेंगे अर्थ का तब इसको ज़्यादा अच्छा पढ़ेंगे। मेन टॉपिक हमारी आज की क्या रहेगी? 2 प्रकार की गतियाँ, खगोलीय गति संबंधित घूर्णन गति और परिक्रमण गति। और जो ये भौगोलिक गति आप देख रहे हैं, भौगोलिक गति में हम लोग आगे चल के बात करेंगे किसके बारे में? प्लेट टेक्टोनिक के बारे में। प्लेट टेक्टोनिक ही पढ़ करके हम जानते हैं किस तरीके से पर्वतों का निर्माण हुआ, किस तरीके से पठार का निर्माण हुआ, है ना। प्लेटों के संचलन के बारे में आप सुने होंगे ना, अभिसारी प्लेट सीमांत, अपसारी प्लेट सीमांत, है ना। और उसके बाद समांतर प्लेट सीमांत। तो प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से ही जितना उच्चावची विषमताएं हम लोग देखते हैं धरती के ऊपर, वो सब इसी की वजह से घटित होता है। लेकिन इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हमारा टॉपिक क्या है? घूर्णन गति और परिक्रमण गति। तो समय न गंवाते हुए हम लोग आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? घूर्णन गति, यानी कि रोटेशनल मोशन। देखिएगा, सबसे पहले घूर्णन गति की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले बात करते हैं घूर्णन गति, यानी कि रोटेशनल मोशन। आप रोटेशन भी कह सकते हैं, ठीक। सबसे पहली बात कि इस गति को क्या कहा जाता है? तो घूर्णन गति को कहा जाता है क्या? दैनिक गति। क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है दैनिक गति। और इसी गति की वजह से क्या होता है? दिन और रात होते हैं। बात समझ आई? अगर पृथ्वी में दैनिक गति ना होती तो दैनिक गति ना होती, दिन और रात भी नहीं हो पाते। याद रखिए, जैसे कोई चीज़ अपनी स्थिति में रहकर, जैसे लट्टू है और अपनी ही जगह पर अगर घूम रहा है तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे घूर्णन गति। ऐसे पृथ्वी भी क्या करती है, अपनी एक्सिस के अलांग जब घूमती है पश्चिम से पूर्व एंटी क्लॉकवाइज, तो इसी को क्या बोलते हैं, घूर्णन गति बोलते हैं।
तो एक बात यहाँ से और पता चल गई कि पृथ्वी जो है वह पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, घूर्णन करती है, या इसी कह सकते हैं क्या, एंटी क्लॉकवाइज। पिछले लेक्चर में भी आपको ये सारी बातें हमने समझाया था, ठीक है। तो कम से कम इतनी बातें तो हमको पता होना चाहिए। दिन और रात का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर ये सूर्य है, ठीक है, और इधर कहीं पृथ्वी मान लीजिए आप। तो जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो सूर्य के प्रकाश पड़ने पर आधा भाग इधर गर्म होगा, इधर दिन रहेगा, गर्म कह रहे हैं, इधर प्रकाश से जो है पूरी तरीके से दिन रहेगा और इस तरफ क्या रहेगा, रात रहेगी। फिर क्या होगा, जब घूर्णन होगा तो ये भाग घूम करके इधर आएगा, तो इधर दिन और इधर रात ऐसे चलता है। तो मेरे ख्याल से ये बात आप समझ गए। इसी में एक और बात समझिए, ज़रूरी पॉइंट है, नीचे दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। जो दैनिक गति है, पृथ्वी जो है अपना एक घूर्णन जो पूरा करती है वो 23 घंटे में पूरा करती है। कितना, 23 घंटे 56 मिनट में पूरा कर लेती है क्या, अपना एक घूर्णन। लगभग ये कितना है, देखा जाए तो लगभग में 24 घंटे है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है ना, लगभग में पड़ जाता है टाइम, ठीक। तो इस तरीके से ये घूर्णन गति से संबंधित, रोटेशन से संबंधित कुछ सामान्य बातें थी जो आपको बताए। इसके जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो कुछ और है, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि पृथ्वी के ध्रुव पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बारे में कि 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। कैसे दिन और रात होता है, इन्हीं स्थितियों के बारे में हमें समझना है घूर्णन के माध्यम से। अगर आप बहुत अच्छा समझेंगे तो एकदम आसान लगेगा, कोई भी चीज़ टफ़ नहीं लगेगी। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको टफ़ लगेगी, है ना। आइए देखते हैं इसके बारे में, कैसे दिन और रात होता है, और साथ ही कैसे ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है। देखिएगा, इधर समझिएगा। आप थोड़ी देर के लिए मान लें कि जैसे यहाँ पर पृथ्वी है, ठीक, यहाँ पर क्या है, हम मान लेते हैं कि पृथ्वी है, और इस तरफ यहाँ कहीं मान लेते हैं कि सूर्य की स्थिति है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे, बस आप ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, सारी स्थितियाँ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखिए, स्थिति ये होनी चाहिए सामान्य तौर पर कि कुछ ऐसे एक्सिस ऐसे होना चाहिए, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश यहाँ से पड़ना चाहिए, इस तरीके से, है ना, यहाँ पर इधर। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है, उत्तरी ध्रुव यहाँ होना चाहिए, दक्षिणी ध्रुव यहाँ होना चाहिए, और सूर्य का प्रकाश सामान्य तौर पर पड़ना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हम सभी ये बात जानते हैं। तो हम क्या दिखाएंगे, ऐसे कुछ कि पृथ्वी अपनी क्या है, अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये क्या है, यहीं ये हम एक्सिस दिखा रहे हैं इधर, तो ये जो है नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगा, ठीक। अब सूर्य का प्रकाश जो है, ध्यान समझिएगा कितना झुकी है पृथ्वी, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी जो है झुकी हुई है अपने एक्सिस पर। उत्तरी ध्रुव झुका हुआ है, यहाँ अगर देखेंगे तो उत्तरी ध्रुव झुका हुआ है। अब देखिएगा, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रहा है ऐसे, और यहाँ भी कुछ इस तरीके से ऐसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक। अब सूर्य का प्रकाश इधर अगर सामान्य तौर पर देखेंगे, यहाँ देखिएगा, हम लोग क्या बनाए, यहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बना दिए, और इधर कहीं क्या बनाएंगे हम लोग, ये है हमारा विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश। पहले इसको समझ लें, उसके इधर आएंगे तो ऐसे कुछ अक्षांश को ड्रा करते हम चले जाएंगे। हम लोग यही ना पढ़े हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में, यही तो पढ़ते आए हैं आज तक। और इधर देख लेते हैं किसी और,
जैसे ऊपर बनाएंगे वैसे ही नीचे भी बनाना रहेगा, है ना। यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, अक्षांश रेखाएं ही। जैसे उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं, वैसे दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं, है ना, कुछ इस तरीके से। अब ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश, आपको ये मान करके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इधर कहीं क्या पड़ेगा, 66.5 डिग्री आप मान लीजिए, यानी आर्कटिक रेखा कह सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध की चर्चा हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। अब सूर्य का प्रकाश देखिए, जैसे यहाँ ये उत्तरी ध्रुव है, सूर्य का प्रकाश उत्तरी ध्रुव के आगे भी यहाँ तक इधर पहुँच रहा है, यानी कि इधर की स्थिति देखेंगे तो होता क्या है, जैसे यहाँ पर दिन रात बराबर होते हैं, दिन रात क्या होता है यहाँ पर बराबर होता है, ये क्या है, तो इसको हम बोलेंगे यह है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के बाद यहाँ के बाद का भाग देखें जैसे, तो जो सूर्य का प्रकाश मिलने वाला जो पार्ट है ना, वो आपको ज़्यादा दिखेगा। जैसे ये अक्षांश रेखाएं हैं, यहाँ पर जो है इन क्षेत्रों में ये ऐसे भाग होते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश ज़्यादा मिल रहा होता है। जैसे जैसे हम उत्तरी गोलार्ध में आगे बढ़ते चले जाते हैं, हम देखते हैं ज़्यादा अक्षांशों पर क्या है, दिन की लंबाई बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे हम अक्षांश में ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम देखते हैं जैसे यहाँ तक अक्षांश है और सूर्य का प्रकाश यहाँ तक पहुँच रहा है पूरा, तो यहाँ नहीं बल्कि यहाँ तक प्रकाश पहुँचा, फिर यहाँ तक पहुँचा, इधर देख रहे हैं पूरे अक्षांश पर। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम उत्तरी गोलार्ध में क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे दिन की अवधि बढ़ती चली जाती है। और जब उत्तरी ध्रुव पर पहुंचते हैं तो पूरा हम देखते हैं क्या होता है, 6 महीने का दिन होता है। क्या होता है, 6 महीने का दिन। और इधर देखें अगर, तो हम उत्तरी ध्रुव हमारा यहाँ है, उत्तरी ध्रुव से बहुत पहले ही क्या हो जाता है, प्रकाश मिलना बंद हो जाता है। तो इधर 6 महीने दिन होता है, तो इधर क्या होता है, 6 महीने का रात हो जाती है। ये स्थिति होती है। आप जब किसी को समझाएंगे तो यही स्थिति इसकी बनेगी, ठीक है। क्या आप फिर से देख लें कि ऐसे पृथ्वी बनाए हैं, यहाँ सूर्य है और देखें ये पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, और उसके बाद यहाँ क्या बना दिए, अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, और उसके ऊपर क्या है, बना दिए हैं अक्षांश, बनाते चले गए। जैसे जैसे हम देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, हम देखते हैं अक्षांश रेखाओं पर ज़्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ता जाएगा और दिन की अवधि बढ़ती चली जाएगी। और जब पहुँचेंगे कहाँ, उत्तरी ध्रुव पर, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर उत्तरी ध्रुव को भी प्रकाश पार कर जाता है। देखिए उत्तरी ध्रुव यहीं पर है, तो हम क्या कहेंगे कि 0 से जब हम उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो दिन की लंबाई में वृद्धि होती चली जाती है, और ध्रुव पर क्या होता है, 6 महीने का दिन होता है। हम यहाँ लिख करके एक बार समझा देते हैं उत्तरी गोलार्ध की स्थिति के बारे में। उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में क्या समझाना है आपको। हमने आपको बताया कि जब 0 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध में आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, दिन की अवधि बढ़ती जाती है और उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है, 6 महीने का दिन होता है, ठीक। एक स्थिति तो सामान्य तौर पर ये हो जाती है, ठीक है। और उत्तरी ध्रुव का मतलब यहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश पूरी तरीके से पड़ रहा है तो इसे बोलेंगे क्या, ग्रीष्म काल। क्या बोलते हैं, ग्रीष्म काल बोलेंगे, ठीक है। तो ये स्थिति है उत्तरी ध्रुव के बारे में। अब यहाँ पर दिन बड़ा होगा और रातें क्या होंगी, छोटी होंगी। किधर, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूँ तब की, ठीक। ये स्थिति हुई। अगर स्थितियों को हम बदल दें, मान लीजिए कि अब क्या होगा, सूर्य की लोकेशन बदलेगी धीरे धीरे, है ना। एक्चुअल में हम देख रहे हैं ना, तो पृथ्वी की स्थिति बदलती है, लेकिन लोकेशन के हिसाब से हम बोलते हैं कि हाँ सूर्य की स्थिति बदल रही है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अब क्या हो रहा है, सूर्य इधर नहीं, अब उल्टी दिशा में आ जाइए। मान लीजिए कि सूर्य यहाँ पर कहीं पर पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य यहाँ है, ठीक। और अब क्या हो रहा है, स्थितियाँ बदल चुकी हैं। अब दक्षिणी गोलार्ध के बारे में बात करें तो यही जो है सूर्य का प्रकाश अब इधर देखिएगा पड़ रहा है, यहाँ ये, और इधर देखिए
ये है सूर्य, हम इधर सूर्य की बात कर रहे हैं अब यहाँ। अब स्थितियों में परिवर्तन होता चला जाएगा, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा कि आप देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध पर दिन रहेगा। क्या रहेगा? दक्षिणी गोलार्ध पर। देखिए ध्रुव यहाँ है और ध्रुव को पार करके प्रकाश यहाँ चला आ रहा है, और यहाँ देखिए ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव यहाँ है और प्रकाश यहीं तक में ख़त्म हो गई, यानी कि उत्तरी ध्रुव तक नहीं पहुँच पा रही है। तो स्थितियाँ जब बदलेंगी तो हम देखेंगे क्या होगा कि दक्षिणी ध्रुव में, अब दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, 6 महीने का दिन होगा। ऐसे दक्षिणी गोलार्ध यानी कि क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो शीत ऋतु है या शीतकाल है, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर क्या रहेगा, तो हम कहेंगे दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होगा, ठीक ना। यहाँ अब स्थिति बदल चुकी है, 6 महीने का दिन होगा, क्योंकि यहीं पर क्या है, दक्षिणी ध्रुव यहीं पर आ जा रहा है और प्रकाश पूरा इधर यहाँ तक पहुँच रही है, और इधर ध्रुव यहाँ पर है और प्रकाश यहीं तक पहुँच पा रहे हैं, तो स्थितियाँ बदल जाएंगी, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव नहीं, ये उत्तरी गोलार्ध में जब यहाँ पर दिन था, इधर जब इधर सूर्य था तो 6 महीने का दिन यहाँ हो रहा था, इधर रात हो रही थी। अब सूर्य बदल चुका है इधर, तो इधर 6 महीने का दिन हो रहा है और इधर इस तरफ क्या होगा, रात। स्थितियाँ एकदम बदलती जाएंगी। तो बहुत टफ टॉपिक नहीं है, आपको एकदम आसान है, इसको समझ सकते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दिन और रात बराबर कहाँ होते हैं, कब होते हैं, तो आप बताइए किसके बारे में, 23 सितंबर। अभी इसकी भी बात करूँगा, 23 सितंबर और क्या 21 मार्च, 2 डेट याद रखना है, 23 सितंबर 21 मार्च। ये डेट ऐसी है कि जब क्या होता है कि दिन और रात क्या होती है, बराबर होती है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे चल करके और बेहतर तरीके से, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग एक सामान्य तरीके की चीज़ों को पढ़े हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि और क्या ख़ास बातें हैं इसमें। देखिएगा अभी आपको बताएंगे विषुव वगैरह के बारे में। किसके बारे में? विषुव के बारे में, ठीक है। लेकिन उसको पढ़ेंगे किस में हम लोग, रिवोल्यूशन में, ठीक है। पहले कुछ सामान्य सी बीच में टॉपिक को रोक करके कुछ और समझा देते हैं, फिर आपको बताएंगे क्या है परिक्रमण गति या रिवोल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस तरीके से अभी तो आप समझ पाए हैं कि कैसे उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने की रात होती है। इधर देखते हैं, जब दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने का दिन होता है तो उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने कैसे रात होती है। ये स्थितियाँ समझे हैं। अब हमें कुछ और समझना है, देखिएगा कुछ और आपको टेक्निकल पॉइंट्स बताते हैं। वीडियो को रोक करके क्वालिटी थोड़ा बढ़ा करके अच्छे से देखिएगा, आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर होती चली जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और यही सारी टॉपिक आपको हम इस समय एकेडमीज़ में भी पढ़ा रहे हैं। जितनी एकेडमी है लगभग सब जगह यही टॉपिक चल रही है हमारी, ठीक। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम एकेडमी के जैसे ही सारा मैटर आपको मिल रहा है, ठीक। वो भी फ्री में, आपको 1 भी रुपया नहीं देना, बस ध्यान से देखना है, ठीक है। एक बात समझना है, एक पॉइंट है जिसको बोला जाता है दिवा प्रकाश। क्या बोलते हैं? दिवा प्रकाश, या इसी को कहा जाता है सांध्य प्रकाश, या इसी को कहा जाता है विसरित प्रकाश। क्या बोल देते हैं? विसरित दिवा प्रकाश, ठीक। ये एक ही नाम है, ढेर सारे नाम दे दिए गए हैं, लेकिन होता एक्चुअल में एक ही चीज़ है, सब एक ही नाम है, ठीक है। सूर्य के दिखने से पहले का जो प्रकाश होता है, जैसे सूर्य जब निकलने वाला होता है उसके पहले ही देखते होंगे लालिमा छा जाती है, चारों तरफ जो है सूर्य की किरणें थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगती है, तो उसी को बोलते हैं क्या, दिवा प्रकाश या सांध्य प्रकाश, या फिर इसी को विसरित दिवा प्रकाश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो कहानी क्या समझना है, 6 डिग्री या 24 मिनट, 6 चौके 24, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 6 चौके 24 मिनट हो जाएगा। तो 24 मिनट पहले ही सूर्य जब दिखाई देता है, सूर्य की किरणें दिखाई देती हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोलते हैं क्या, सिविल ट्विलाइट। क्या बोलते हैं?
सिविल ट्वी लाइट। हिंदी में लिख दें, हिंदी में इसको क्या लिखा जाएगा? हिंदी में कुछ नहीं लिखा जाएगा, इसकी सिर्फ अंग्रेजी ही है। आप बोलना चाहें तो सिविल दिवा प्रकाश कह सकते हैं, लेकिन ऐसे ट्वी लाइट। ठीक, 6 डिग्री के बाद ऐसे है 12 डिग्री, या आप कह सकते हैं 12 चौके 48 मिनट पहले ही दिखने वाले सूर्य के प्रकाश को या किरण को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं नॉटिकल ट्विलाइट। क्या बोलते हैं? नॉटिकल ट्विलाइट। जानते रहें, सब काम की चीज़ें, या फिर इसे कह सकते हैं क्या? समुद्री ट्विलाइट। प्रकाश भी तो बोल सकते हैं, प्रकाश। हाँ, ट्वी को सांध्य बोलेंगे, लाइट को प्रकाश बोल सकते हैं अगर बोलना चाहें, लेकिन कोई मतलब नहीं। अंग्रेजी जाने रहेंगे ज़्यादा ठीक है, हिंदी में 72 नाम होता है, परेशान हो जाएंगे। ऐसे ही क्या है 18 डिग्री या 18 चौके 72 मिनट पहले ही सूर्य की किरणें जब दिखाई देती हैं तो उनको क्या बोला जाता है? उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब खगोलीय, क्या बोल सकते हैं? खगोलीय ट्विलाइट कह सकते हैं इसको। तो इस तरीके से ये शब्द आपको जानना ज़रूरी था, इसीलिए हमने आपको बताया इसके बारे में। अब हम लोग जानेंगे एक और टॉपिक है, एक गति अभी पढ़ना है हमको, परिक्रमण गति के बारे में, रिवोल्यूशन के बारे में। उसको भी बहुत आसानी से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सारे फैक्ट क्लियर करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप जो छोड़ते चले आए हैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में और सीधा कंपटीशन में आ गए, लेकिन अभी तक जो है सूर्य के सापेक्ष जो पृथ्वी की स्थितियाँ बदलती रहती हैं और ऋतु में कैसे परिवर्तन होता है, ये सारी चीज़ें जो आप नहीं जानते उनके बारे में बताएंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप जाने कि घूर्णन गति के कारण ही क्या होता है? दिन और रात होता है। जब पृथ्वी अपनी एक्सिस के अलांग मोशन करती है, अपने अक्ष के परितः घूमती है, तो 24 घंटे में अपने अक्ष के परितः एक चक्कर पूरा लगा लेती है, और इसी के कारण दिन और रात की घटना घटित होती है। याद रखिएगा, दिन और रात सब जगह बराबर नहीं होते, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जैसे हम लोग पढ़े हैं घूर्णन गति संबंधित, ऐसे ही अभी थोड़ी देर बाद हम लोग जानते हैं कि इसके बारे में, परिक्रमण गति के बारे में, कि इनकी क्या विशेषताएं हैं। फिलहाल ये कुछ टेक्निकल पॉइंट थे जो आपको हमने बताने का प्रयास किया, आपको चाहिए कि इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हम लोग अब पढ़ेंगे खगोलीय गति में। पहली गति पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले, क्या? रोटेशन के बारे में, घूर्णन गति। और अब पढ़ेंगे परिक्रमण गति के बारे में। ठीक है, हेडिंग बना लेते हैं हम लोग, क्या? परिक्रमण। तो हम लोग पढ़ेंगे परिक्रमण गति, इसी को बोल सकते हैं रिवोल्यूशन। परिक्रमण आपको पहले भी बताए थे कि परिक्रमण का मतलब है कि जैसे किसी चीज़ के चारों तरफ घूमना। जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, या किसी पेड़ की परिक्रमा करना हुआ, किसी पहाड़ी की परिक्रमा करना हुआ, तो हम लोग उसके चारों तरफ घूमते हैं, तो उसी को परिक्रमा बोलते हैं कि हम परिक्रमा करके आए हैं। ठीक है, ऐसे ही जो है क्या होता है, परिक्रमण गति होती है जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या करती है? घूमती है दीर्घवृत्ताकार मार्ग में, तो उसको बोलते हैं परिक्रमण गति। समझना क्या है, कहानी कुछ समझ लीजिए, फिर आपको चित्र के माध्यम से भी बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे। ठीक है, पश्चिम से पूर्व पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ क्या करती है? चक्कर लगाती। किधर? वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी सूर्य के परितः, परितः मतलब चारों ओर, परितः चक्कर लगाती है। चक्कर लगाती है मतलब घूमती है। ठीक है, और इसी परिक्रमण गति के कारण क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा? परिक्रमण गति में क्या होता है। तो परिक्रमण गति अगर पृथ्वी की ना होती, यानी कि
पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष अगर स्थितियों में परिवर्तन ना होता तो याद रखिए ऋतुओं में भी परिवर्तन ना होता। जो विभिन्न प्रकार की ऋतुएं हम देखते हैं जैसे वसंत ऋतु वगैरह, तो ऐसी अलग अलग प्रकार की ऋतुएं ना होती। ठीक है, खैर इसका परिक्रमण देख लेते हैं। ठीक है, अगर पृथ्वी के परिक्रमण काल के बारे में जैसे अगर बात करें तो कितना होता है, 365 दिन होता है और कितना लगभग 6 घंटे होते हैं। तो 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी अपना क्या करती है, परिक्रमण काल पूरा कर लेती है। और याद रखिएगा यही क्या होता है, 4 वर्ष में कितना बन जाता है, 366 दिन, यानी तब इसीलिए हर 4 वर्ष में क्या आता है, एक लीप वर्ष आ जाता है, यानी एक दिन अतिरिक्त आ जाता है, जिससे क्या बन जाता है 366 दिन। सामान्यतः तो 365 दिन का ही एक साल होता है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा एक सामान्य सी बातें, सामान्य से फैक्ट जो परिक्रमण गति से, रिवोल्यूशन से जुड़े हुए थे, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए अब चित्र के माध्यम से देखते हैं कैसे पृथ्वी की स्थितियां लगातार बदलती हैं और ऋतुओं में कैसे परिवर्तन होता है। अब हम लोग सब कुछ चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिएगा अभी बहुत कुछ समझना बाकी है, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, भागिएगा नहीं आप लोग, ठीक है, क्योंकि समझाने का जिम्मा लिए हैं तो समझाएंगे। और आपका काम है कि आप स्क्रीन में आंखें एकदम गड़ाए रखिए। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन मछली की आंख में देख रहे थे, ऐसे आप लोग लेक्चर देखिए, तब जा कर के चीज़ें समझ में आएगी। हाँ, अरे ऊपर जो मारे थे बिना देखे तो मछलिए को आँखी बम न मारे थे। हमें जाने दो यार, चिड़िया की आंख और मछली की आंख, जिसकी भी आंख मारे हो मुझे क्या मतलब। बस हमारा उद्देश्य है कि विद्यार्थी समझें और कुछ नहीं। ठीक है, क्या गिर पड़ रहा है देखो उधर। आपको मानना होगा कि ये सूर्य है, ना चाहते हुए भी मानना होगा, आपकी मजबूरी है, क्योंकि ठीक है ये स्थितियाँ, ये सूर्य है, सन है ना। अब कहानी को समझिए कि कैसे स्थितियों में परिवर्तन होता है। आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर है पृथ्वी, क्या है, पृथ्वी, और समय चल रहा है 21 जून का। ठीक, नहीं दिख रहा है, चलो तो इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा दिखेगा, क्यों नहीं, इधर इस पे दिखेगा। मान लीजिए कि यहाँ है ये पृथ्वी और समय चल रहा है 21 जून का। ठीक, कहानी को अब समझने का प्रयास करिएगा। और पृथ्वी है अपने अक्ष पर कुछ इस तरीके से झुकी, इसे कहते हैं नॉर्थ, इसे कहते हैं साउथ पोल्स। ठीक, अब समझिए, अगर हम यहाँ से जैसे लाइन ड्रा करें तो इसे हम बोलेंगे क्या, विषुवत रेखा, यानी कि इक्वेटर। आप थोड़ा सा भी अगर अक्षांशों के बारे में जानकारी रखते हैं तो बहुत बेहतर समझेंगे। और ऊपर की तरफ चलेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा, और इधर 23.5 डिग्री मकर रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगा, और बीच में क्या है, 0 डिग्री पर इक्वेटर है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, सूर्य की प्रकाश सीधा कहाँ पड़ेगी, लंबवत, तो ये आ रही है कहाँ, हम कहेंगे ये कर्क रेखा पर। क्या है, यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सूर्य की किरणें सीधा 21 जून को कहाँ पड़ रही हैं, लंबवत, कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं। और जब लंबवत चमकेगी तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रीष्मकाल होगा। याद रखिएगा क्या होगा, ग्रीष्मकाल। और इसी उत्तरी गोलार्ध में ही क्या है, भारत भी तो स्थित है। तो भारत में भी हम क्या देखते हैं, इस समय ग्रीष्मकाल का समय है। 21 जून को क्या होता है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। 21 जून का दिन सबसे बड़ा होता है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, और उस दिन परछाई सबसे छोटी बनती है। इसी को हम लोग कर्क संक्रांति भी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम हैं इसके। ठीक है, फिलहाल ग्रीष्म संक्रांति या कर्क संक्रांति कह सकते हैं। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है, तो ये ग्रीष्मकाल चल रहा है भारत में भी और उत्तरी गोलार्ध के। हम जो भी बात करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में, इंडिया के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमको इंडिया ही मेन समझना है। अब हम
यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो आप जो है जून के बाद पहुँचेंगे कहाँ, जुलाई, और जुलाई के बाद पहुँच गए कहाँ, अगस्त, और अगस्त के बाद पहुंच जाएंगे कहाँ, सितंबर में। और यहीं पर स्थिति अगर आप बहुत अच्छे समझ गए ना तो सारा सब कुछ आप समझ जाएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही कभी नहीं आएगी। अब यहाँ पर भी देख लीजिएगा, जो ध्रुव है आप देखेंगे एक्सिस कुछ इस तरीके से है क्योंकि झुका हुआ है पृथ्वी, यहाँ पर ये नॉर्थ और ये साउथ। अब यहाँ पर जैसे हम बना दें क्या, इक्वेटर, क्या बना दें, इक्वेटर। आप ध्यानपूर्वक समझें अब यहाँ पर। और सूर्य का प्रकाश जो है ये स्थिति कब की है, लगभग 23 सितंबर की, 23 सितंबर। कहानी को समझिएगा, यहाँ बहुत कुछ अभी बताना बाकी है। अब सूर्य का प्रकाश जो है कुछ इस तरीके से अब लंबवत आ रहा है और कहाँ गिर रहा है, सीधा विषुवत रेखा पर गिर रहा है। और विषुवत रेखा पर जब गिरेगा 23 सितंबर को, तो यहाँ पर क्या होगा, दिन और रात बराबर होंगे। ध्यान समझना है, दिन और रात बराबर होते हैं कहाँ, विषुवत रेखा पर। कब, 23 सितंबर। परीक्षा में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है 23 सितंबर के बारे में। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात इस तिथि को बराबर हो जाता है। और क्या होता है, 23 सितंबर को जब सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, विषुवत रेखा पर चमकता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, शरद विषुव कहा जाता है। क्या, शरद विषुव कहा जाता है। ये ऐसी स्थिति होती है जब ना अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक ठंडी होती है। ये स्थिति जो है, ठीक। और अब आपको क्या बताया कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। ये स्थितियाँ आपको अब क्लियर हो जानी चाहिए। इसी को कहते हैं शरद विषुव, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे जब बढ़ेंगे तो ये सितंबर की स्थिति थी। सितंबर के बाद अब कहाँ बढ़ेंगे, इधर आएंगे अक्टूबर, ठीक। अक्टूबर के बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो नवंबर, ठीक। और नवंबर के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आ चुके होंगे कुछ ऐसे, जैसे इधर स्थिति थी ग्रीष्मकाल की। और आपको पता होना चाहिए, अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे हम, तो यहाँ ग्रीष्मकाल है तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ शीतकाल आएगा, शीत ऋतु आएगी, ठीक है। अब देखिए ये पृथ्वी है और यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कुछ इस तरीके से हम ध्रुव को, कि इधर है उत्तरी ध्रुव और इधर क्या है, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब इधर क्या है, नवंबर, नवंबर के बाद हम बात कर रहे हैं दिसंबर की, और दिसंबर में भी किसकी बात कर रहे हैं, 22 दिसंबर की, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर कहीं बनेगा क्या, 0 डिग्री, यानी कि विषुवत रेखा, और ऊपर बनेगा क्या, कर्क रेखा, और नीचे बनेगा क्या, इधर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। और सूर्य की किरणें अब 22 दिसंबर को कहाँ चमक रही, लंबवत मकर रेखा पर। अभी आप क्या देख रहे थे, इधर हम देख रहे थे कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही थी। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही है। बात समझ आई। अब मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगी तो इसका मतलब अपने यहाँ क्या होगी, अब इसी को समझना है। अब यहाँ पर देखिएगा ये शीत ऋतु का समय हो जाएगा। कैसा समय हो जाएगा, शीत ऋतु है ये, यही समझना है यहाँ पर, ठीक। अब फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, जब आगे बढ़ेंगे तो नवंबर, दिसंबर, और आगे बढ़ेंगे तो क्या, जनवरी, ठीक है। जनवरी के बाद क्या मिलेगा, फरवरी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ आ जाइए, ठीक है, मध्य की स्थिति पर यहाँ, और थोड़ी देर के लिए रुकेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च में, ठीक। और मार्च में हम क्या देखते हैं कि पृथ्वी कुछ ऐसे यहाँ पर होती है, ठीक है। और पृथ्वी की स्थितियों में देखेंगे फिर से कुछ ऐसे ही ड्रा करके, इसे क्या कहेंगे, नॉर्थ पोल, इसे बोलेंगे साउथ पोल। और आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये है विषुवत रेखा, यानी कि ये विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश है, और सूर्य का प्रकाश जो है वो कहाँ पड़ रहा है, लंबवत पड़ रहा है। और सूर्य का प्रकाश जब लंबवत पड़ रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि ये स्थिति है 21 मार्च की लगभग। और इस 21 मार्च को क्या हो रहा है, 21 मार्च को सूर्य की किरणें जो है लंबवत विषुवत रेखा पर पड़ रही हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर था शरद विषुव, वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं हम लोग बसंत विषुव। क्या बोलते हैं, बसंत विषुव बोलते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर ना अधिक गर्मी होगी ना अधिक ठंडी होगी, ये वाली स्थिति यहाँ पाई जाएगी। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा,
अप्रैल मिलेगा, अप्रैल के बाद मई मिलेगा, मई के बाद फिर से हम कहाँ आ जाएंगे, वही जून की स्थिति पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है, ध्यान से समझिए। और इसके बारे में केपलर ने भी बताया है कि पृथ्वी एक दीर्घाकार मार्ग पर सूर्य का चक्कर लगाती है और सूर्य एक फोकस पर स्थित होता है। ठीक है, आपको पिछली क्लास में बताए थे इन चीज़ों के बारे में, उपसौर और अपसौर के बारे में भी समझाए थे। आप विधिवत तरीके से लेक्चर को देखिए, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, कभी किताब उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी एग्ज़ाम में अगर प्रश्न आ गया तो कभी बाहर नहीं होगा, ठीक है ना, सब कुछ आपको लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अभी हमने बात किया कि कैसे सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थितियों में परिवर्तन होता है और कैसे जो है ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है। ठीक, तो ये थी परिक्रमण गति। परिक्रमण गति का मतलब कि जब पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष गति करती है, यानी अपने परिक्रमा करते करते अपने सूर्य का चक्कर लगाती है, और जब चक्कर लगाती है तो लगातार ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। तो इस तरीके से हमें लगता है कि हम समझाने में सफल रहे। आपको कितना समझ आया आप लोग बताइएगा ज़रूर। एक चीज़ और कि जैसे अभी कुछ लोग लेक्चर नहीं देख रहे हैं या महत्व नहीं दे रहे हैं, इस बात की गारंटी है कि चाहे आज से साल भर बाद लोगों की आत्मा जगे, लेकिन जगेगी ज़रूर, क्योंकि जितना खोआ है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, जितना ज़रूरी मैटर है वो सब आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, तो समय रहते आप लोग अगर लेक्चर देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए कभी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।